दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों से डिस्कस करूंगा 66 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो बच्चों वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम यूपीएससी इसके अलावा डिफरेंट स्टेट की जो पीसीएस एग्जाम होती हैं उनकी तैयारी हम आप बच्चों को कराते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कराते हैं। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम आप बच्चों को कराते हैं और ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बच्चों मैं आपको जो अब कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूँ और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने ऑलरेडी करा दिए हैं और 4 भी करा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी बाय हिक्स। सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है डिमांड थ्योरी ऑफ हिक्स की, साथ ही साथ कंपेयर करना है इट विद दी सैमुअल्सन रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। तो देखिए यहाँ पे हमें समझना है कि सबसे पहले हमें हिक्स की जो मांग सिद्धांत है, यानी कि मांग सिद्धांत में संशोधन जो उन्होंने किया उसकी व्याख्या करनी है। इसके अलावा इस सिद्धांत को हमें तुलना करनी है प्रकट अधिमान सिद्धांत की। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए पूरी तरीके से, तो ये दोनों ही टॉपिक, चाहे हिक्स का मांग सिद्धांत हो, संशोधित मांग सिद्धांत हो, चाहे प्रकट अधिमान सिद्धांत हो, यानी कि रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी एंड लॉजिकल ऑर्डर थ्योरी, ये दोनों के दोनों हम बना चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बना चुके हैं। तो देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा कोर्स है जो कि आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ अभी तो मैं आपको, और यहाँ पे देखिए ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपको ये है उपभोक्ता व्यवहार और यहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा प्रकट मांग का सिद्धांत, ये वाला पहली वीडियो जो है, और यहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा इसके अलावा तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत। तो ये ऑलरेडी हमने बच्चों चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरीके से आंसर देखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी मांग सिद्धांत का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले एक लॉजिकल तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आया वो आया उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण जो था वो मार्शल का अप्रोच आप कह सकते हो। और इस मार्शल की अप्रोच की जो आलोचना की वो की हिक्स ने, और हिक्स ने जो सबसे बड़ी आलोचना की इस बात की, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये सारा का सारा गणनावाचक है, गणनात्मक है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। लेकिन मार्शल के अलावा जो हिक्स ने जो डेवलप किया वो किया उत्पादन संभावना वक्र, इंडिफरेंस कर्व, इसको तटस्थता वक्र बोल देते हैं। उन्होंने किया तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र, और जो कि बेस्ड है किस पर, क्रमवाचक उपयोगिता पर। उपयोगिता जिसमें हमें बताया गया था कि देखिए ये है हमारा बजट लाइन और इस बजट लाइन पर बिंदु है ए, बिंदु है बी और बिंदु है सी, और अगर इंडिफरेंस कर्व इसको टच कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर इसको ए बी की जगह हम यहां पे बोल देते हैं, तो यहां पे ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, ये वाला जो है, इस केस में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। इसके बाद सैमुअल्सन आए और सैमुअल्सन ने इसकी आलोचना की। सैमुअल्सन ने इंडिफरेंस कर्व की आलोचना की और इसके अंदर तर्क संगतता का अभाव बताया, यानी कि उन्होंने 3 बातें जोड़ी। एक तो अर्थमिति जोड़ी, दूसरा तर्क संगतता जोड़ी, कंसिस्टेंसी, और एक और चीज जोड़ी वो है उन्होंने, उसको बोलते हैं सबल क्रम, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्रम। तो ये 3 चीजें जोड़ के उन्होंने, सैमुअल्सन ने अपना जो सिद्धांत है प्रकट अधिमान सिद्धांत है उसको डेवलप किया। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है हमने, और ओपन वीडियो है, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। जिसने कोर्स बाय नहीं किया वो भी इस वीडियो को देख सकता है। इसके बाद सैमुअल्सन के बाद जो हिक्स थे उन्होंने अपना एक नया विचार प्रस्तुत किया, जिसको उन्होंने कहा, जो कि ये वाली थ्योरी बनती है, दिस वन,
उस बुक का ही नाम था रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। बुक जो हिग्स ने जो बुक लिखी है उसी का नाम है रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। और रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में उन्होंने देखिए इसको स्वीकार कर लिया, अर्थमिति को उन्होंने स्वीकार कर लिया, साथ ही साथ तर्कसंगतता को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने सबल क्रम को स्वीकार नहीं किया। यानी कि उन्होंने पूरे के पूरे इंडिफरेंस कर्व को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं छोड़ा कि जो ऑर्डर होता है वो वीक होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, इस बात को उन्होंने माना नहीं। तो ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि वीक ऑर्डर और स्ट्रांग ऑर्डर क्या होता है। कमजोर क्रम, सबल और निर्बल, ऐसे करके बोलते हैं, निर्बल और क्रम और सबल क्रम। मैं पहले एक बार आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूं, सबल क्रम क्या होता है। तो देखिए निर्बल क्रम और सबल क्रम में क्या डिफरेंस है, दोनों वीडियो देखने के बाद आप समझोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। निर्बल क्रम का मतलब है कि अगर आप ए बी सी में से, मान लीजिए आपके पास ए बी सी ऑप्शन है, अगर आप ए का चुनाव कर रहे हो तो आप पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते कि आप ए जो है वो बेटर देन बी है। अगर मान लीजिए ए बी में से हम दो ही ऑप्शन ले लेते हैं, ए बी से ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते, यानी कि या तो ए बी के बराबर है या ए बी से अच्छा है, लेकिन एक चीज पक्के तौर पे कह सकते हैं कि बी ए से अच्छा नहीं है, ये नहीं है अच्छा। तो ये कहलाता है निर्बल क्रम, यानी कि ए बी से बराबर भी हो सकता है और ए बी से, मतलब ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए बी से अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ये पक्के तौर पर हम कह सकते हैं कि बी ए से बराबर नहीं है। तो इसको बोलते हैं निर्बल क्रम। सबल क्रम का मतलब है कि ए और बी दोनों जो हैं वो बराबर बराबर हैं। सॉरी गलत बोला मैंने आपको। ए और बी में से अगर हम ए को चुनते हैं तो इसका मतलब है कि हम ए को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बी से, यानी कि ए जो है वो बराबर नहीं होगा बी से। ये उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने ए को चुना है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ए को बी से ज्यादा पसंद करते हैं। ये सैमुअल्सन की थ्योरी है। अब दोनों में कंपैरिजन की बात की जाए तो बच्चों जो बेसिक कंपैरिजन आता है वो इसी क्रम से आता है, यानी कि सबल क्रम और निर्बल क्रम से आता है। तो आप डिटेल में सबल क्रम और निर्बल, पहले तो आप क्या कीजिएगा, हिग्स की थ्योरी जो है, रिवीजन थ्योरी है, उसको आप समझाइएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको देखेंगे पूरी तरीके से तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं वो हमने वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ये तो है, हाँ, सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए वीडियो के माध्यम से, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ओपन वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो ये देखिए ये सारे के सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। यही पॉइंट आपको बेसिकली मेन पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यही आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करना है, तो ये हमने ऑलरेडी सब कवर किए हुए हैं। बेसिकली आपको जो समझाना है वो ये समझाना है कि किस तरीके से उन्होंने ये प्रूव किया कि निर्बल क्रम ही अर्थव्यवस्था में बना रहता है और सबल क्रम जो है वो नहीं रहता पूरी तरीके, अर्थव्यवस्था मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। तो हम वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं बच्चों, और यहां पे हम वापस आ जाते हैं मेनली। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, मैं आपको फिर से इसी क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक ही चीज को बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो देख सके इसको मतलब वीडियो देख सकते हो। हिग्स द्वारा प्रस्तुत मांग सिद्धांत के संशोधन की व्याख्या कीजिए। तो ये पूरी तरीके से बताया हुआ है, जो भी इसकी हाइपोथेसिस हैं, जो भी इसकी 3 स्टेजेस हैं, उनके बारे में आप बताइएगा डिफरेंट तरीके से। इसके अलावा किस तरीके से तुलना में प्रकट अनिवार्य सिद्धांत कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो आप बताइएगा कि किस तरीके से जो हिग्स है उन्होंने इंडिफरेंस कर्व बनाया, इंडिफरेंस कर्व बनाने के बाद उनकी जो आलोचना की गई, ये सब मैंने वीडियो में बता रखा है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में समझा रखा है कि सैमुअल्सन ने आलोचना की हिग्स की, और इंडिफरेंस कर्व की आलोचना के आधार पर उन्होंने रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी बताया। आप रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में डिटेल बताइएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद आप बताइएगा कि हिग्स के बाद किस तरीके से रिवीजन किया, लेकिन उन्होंने एक मान्यता को नहीं छोड़ा, वो है निर्बल क्रम। तो यानी कि इंडिफरेंस कर्व को, जो कि बहुत पॉपुलर रहा हिग्स का, उसको उन्होंने त्याग करके बाद में निर्बल क्रम के ऊपर वो आ गए। तो बच्चों ये डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, लेकिन इस वीडियो को और ज्यादा बेटर समझने के लिए आपको हमारी ऐप में चले जाना चाहिए। और यहां पर आपको दोनों की दोनों वीडियो देखिए, यहां पे ये मिल रही है, ओपन वीडियो है। आप इसको, मैंने ओपन रखा हुआ है दोनों वीडियोस को, आप इनको आराम से समझिएगा, देखिएगा इसको और डिटेल में, और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ जाएगा बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।